पॉलिटिकल थॉट मेरे मन में आया कि अगर सिस्टम को चेंज करना है तो फर्स्ट यू हैव टू बी विद इन द सिस्टम। जो बंद कमरे में कहते हैं कि भैया अगर 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो फिर हमारे दल का क्या हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद वैष्णव पर। तो आज हमारे साथ प्रभावशाली प्रदेश की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ है। तो आज हम चर्चा करेंगे उनकी विचारधारा, महिला सशक्तिकरण और भविष्य के भारत पर उनका एक छोटा सा दृष्टिकोण के बारे में। तो स्वागत है नेहा बग्गा जी आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद वैष्णव पर। तो सबसे पहले हम आपके एक जो राजनीति का जो आपका करियर रहा है, जो भी आपकी जर्नी रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और राजनीति में आने से पहले आप किस चीज से आपको प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में, आप थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। वैष्णव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी स्वागत है यहाँ पर। मुझे लगता है कि राजनीति को जिन लोगों ने करियर बना लिया जी, उन्होंने ही देश को गर्त में भेजने का काम किया, क्योंकि राजनीति करियर नहीं है पर हाँ जनता के बीच पहुंचने का एक माध्यम है। और जिसके मन में पॉलिसी को लेकर या समाज को लेकर, या मुझे लगता है कि कोई नवीनीकरण को लेकर अगर विचार आता है तो उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मेरा बहुत पहले से ये विचार था, क्योंकि मुझे लगता है कि अलग अलग स्ट्रीम्स में जब व्यक्ति जाता है पढ़ाई के बाद में, अल्टीमेटली अगर उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, किसी प्रकार के नए पॉलिसीज को लेकर आना है, तो उसका अल्टीमेट माध्यम जो है वो अच्छा, राजनीति में कदम रखते समय आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए ये मुझे लगता है कि राजनीति में मेरा आना एक्सीडेंटल हुआ। अच्छा, पर एक्सीडेंटल भी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिस्टम को करीब से देखा। बहुत छोटी सी उम्र में पिताजी को खो दिया, ब्रेन हैमरेज हो गया था पिताजी को। और उसके बाद जैसे जब मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन कुछ समय का वर्क एक्सपीरियंस लेकर मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना, और जब पढ़ने के लिए बाहर जाना था तो कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, जैसे कि पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था, प्रॉपर्टी में नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं ये पता नहीं था, और सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है फैमिली की, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। कि जैसे जैसे चल रहा था परिवार तो वो चल रहा था बस। जब मैं इन सब चीज़ों से जूझ रही थी तो एक तो होता है बाहर का सिस्टम और एक होता है घर के अंदर का सिस्टम। तो वो पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए, अपने भाई के डेथ सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि वो भी कुछ समय बाद बीमार होकर बुखार और वो सब से नहीं रहा भाई भी, तो जो एक पेट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए और फिर उस पे लोन देने के लिए एक प्रोसेस होता है जो उसको शुरू किया। तो पहले तो घर में ही एक तरीके से मैं कहूँगी कि चारों धामों की यात्रा हो गई एक कागज के टुकड़े के लिए। तो जब वो घर पे प्राप्त नहीं हुआ तो सोचा कि अच्छा ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है के लिए नगर निगम के कार्यालय जाना हुआ। वहां पे मेरा पहली बार सिस्टम से परिचय हुआ, क्योंकि जब मैं और मेरी माताजी गाड़ी से उतरे तो उतरते ही कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो किसी ने बताया कि 2,000 रुपये लगेंगे और कुछ दिन में आपका डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। किसी ने बोला कि 1,000-1,500 रुपये लगेंगे और आपका डेथ सर्टिफिकेट पिताजी का, भाई का मिल जाएगा। अल्टीमेटली जब मैं उस विंडो तक पहुंची जहां पे वो फॉर्म फिल कर देना था, तो उसके बाजू में बहुत साफ अक्षरों में लिखा हुआ था कि इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। और वहां पे गाइड करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा काउंटर पे उस गाइडलाइंस को देखने से पहले कि ये कितने दिन में मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या पैसे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई पैसा नहीं लगता, आप तो बस ये फॉर्म फिल करिए और यहाँ पे नंबर नोट करके जाइए, तो आपको एक कॉल आएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपको सिस्टम से परिचय नहीं हो, जब आप थोड़ा सा उसके डीप में नहीं जाएंगे, जब आप उसको देखेंगे नहीं, तो ऐसे कई सारे लोग घेराबंदी करके खड़े खड़े रहते हैं। और क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था
तो एक तरफ जंग थी सिस्टम से, गवर्नेंस, और दूसरी ओर परिवार से। तो ऐसे ही मैं अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि अब डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, पर प्रॉपर्टी जहाँ पर है वहाँ पे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद नाम नहीं है, तो नाम चढ़ा हुआ नहीं है। तो उसके लिए मैं गई यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज के पास में कि भाई नाम चढ़ाइए। तो मैं और मेरी माताजी गए। तो पहले तो क्योंकि परिवार अच्छा था, प्रभावशाली था, तो जो भी आपस में बातचीत हुई होगी, कई बार उन्होंने चक्कर काटे, आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब नहीं आ रहे थे। मैंने जाके वहाँ के एक अधिकारी से पूछा जो आरटीआई का सारा काम देखते थे। मैंने कहा कि सर, ये मैं आरटीआई लगा रही हूँ, इसकी फोटोकॉपीज मेरे पास है, रसीदें भी हैं, तो इसमें तो इतना समय की अवधि होती है, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आप बग्गा जी की औलाद हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत रॉ था ये सारा एटमॉस्फेयर, और ये सरकारी कार्यालय में जाना, इन लोगों से मिलना, बातचीत करना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि सर, आप कैसे प्रूफ करेंगे अगर करना पड़े, उनका सरनेम लेके, आखिरी नाम, उपनाम लेके, कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप इनकी औलाद है? वो तिलमिला गए बिल्कुल, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, और लिटरली वो चिल्ला के टेबल के वहां पे अपनी चेयर से खड़े हो गए कि गेट आउट ऑफ माई रूम। अब मुझे समझ ही नहीं है। मेरी माताजी भी घबरा गई कि ये हुआ क्या। उनका स्टाफ बैठा था, 8-10 लोग थे उसी केबिन में। ना मैडम, आप प्लीज थोड़ा सा बाहर जाइए, आप यहाँ पर मत खड़े हुई। वो समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा कि मतलब आपने जो मुझे पूछा, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, कि प्रूफ कैसे करना है। खैर, अगले दिन घर चले गए। उस दिन सुबह सो के उठे, नाश्ता खत्म हुआ, क्योंकि एक जद्दोजहद चल रही थी कि कागज नहीं है और ये नहीं है, तो एफआईआर लॉन्च करनी है। थाने के बाहर बैठे हुए हैं, सोमवार को जा रहे हैं डीजीपी की सुनवाई में, मंगलवार को जा रहे हैं कलेक्टर की जन सुनवाई में, बुधवार को जा रहे हैं अगले की जन सुनवाई में, और इसी में पूरा हफ्ता निकल जाता। तो इसी तैयारी के साथ सुबह उठ के वापस से अल्पाहार करके बैठे कि नाश्ता करके निकलेंगे घर से। पर उससे पहले 11 बजे तक मेरे घर में एक नोटिस आया। पोस्टमैन आया, उसने बेल बजाई, मैं गई तो एक चिट्ठी मेरे हाथ में पकड़ाई। वो चिट्ठी ली और नाश्ता करते करते ही उसको खोला। उसको खोल के देखा तो पहला मुझ पे मानहानि का प्रकरण दर्ज हो चुका था। मानहानि का केस, वो साहब जो वहां पर थे, आ, नामांतरण के लिए जहां मैं गई थी, उन्होंने पहला मानहानि का नोटिस भेज दिया। 2-3 दिन बाद की कोर्ट की डेट लगी हुई थी। मैं कोर्ट पहुंची, और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंची तो क्योंकि बड़ा नया सा और अलग सा एटमॉस्फेयर था, कोई चोर है, कोई किसी चीज का अपराधी है, कोई कुछ कर कर आया हुआ है, तो वो हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैर में वो बेड़ियां बांधी हुई है और खड़े हुए हैं। तो मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ, वो जज साहब आए और उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो उन्हें लगा कि मतलब ये लड़की दिख रही है थोड़ा पढ़ी लिखी है, ठीक परिवार से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा एक केस है, वो मानहानि का नोटिस आया है, आपके कोर्ट में लगा था, तो यहाँ पर हूँ। वकील दोनों पक्ष के खड़े हुए थे, मेरे तरफ से भी और वो साहब की तरफ से भी। तो मुझसे पूछा क्या हुआ था, तो मैंने बताया कि मैं गई नामांतरण के लिए पिताजी की जगह पे, क्योंकि मम्मी का और हमारा नामांतरण होना चाहिए अब। और उन्होंने मुझे कहा कि प्रूफ करो इनकी औलाद हो। मैंने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कैसे करना है, और अगले दिन ये नोटिस आ गया और आज मैं आपकी कोर्ट में खड़ी हूँ। तो कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने, जज साहब ने इनको फटकार भी मारी, इनके वकील को। वो 10,000 रुपए का जो मानहानि का प्रकरण मुझ पे दर्ज किया था, वो उल्टा उनसे कहा कि आप माफी भी मांगिए और आप उसको पे बैक करिए। तो ये जब लगातार सिस्टम से मैं जूझ रही थी, और जिस चीज को लेके शुरू हुआ कि मुझे हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना था, अब्रॉड जाना था, वो समय सीमा तो निकल गई, पर हर कदम पर मैंने गवर्नेंस को
क्लोजली देखा। उसी प्रकार से वो जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिस तरीके से फर्जी कागज बना के प्रॉपर्टी कहीं पे बेच दी, कहीं पे किसी और के नाम नामांतरण हो गई, फर्जी कागज लग गए। तो जब थाने के चक्कर लगातार कट रहे थे 8-9 महीने तक, तो एक सीएसपी साहब थे, काफी समय से थाने के जो अधिकारी थे वो इग्नोर कर रहे थे। एक दिन उनका मन में जो भी आया, उन्होंने बुलाया, अपने कक्ष में बिठाया, पूछा, मैडम बग्गा क्या करती हैं आप? मैंने कहा पत्रकारिता की है, कुछ समय नौकरी भी की, अब क्योंकि हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहती हूँ तो लोन लेना है, और उसके लिए कागज लेने के लिए प्रक्रिया ये है कि मैं पहले एफआईआर दर्ज करूं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो मुझे डिटेल में मेरे सारे कागज उपलब्ध होंगे और वो प्रकरण आगे बढ़ेगा। उन्होंने 1 मिनट का पॉज लिया, मेरी तरफ देखा बहुत गौर से, मेरी माता जी की तरफ देखा, फिर कहते हैं, मैडम बग्गा ऐसा ना हो कि रसगुल्ले के चक्कर में तुम्हारी दाल रोटी भी चली जाए, तो आराम से घर पे रहो, अच्छा, उस पे फोकस करो। खैर उस दिन तो चले गए। ओके, एक काल का चक्र हुआ। तो जब प्रारब्ध मतलब आपको ऐसा बोला तो आपके मन में क्या आया उस टाइम एकदम इंस्टेंटली कि उन्होंने बोला ऐसा? तो नहीं, आई वॉज वेरी रॉ, मतलब ये क्या जब कुछ समझता ही नहीं था। हाँ, ये कब की बात है वैसे? ये 2010 की बात। अच्छा, तो आई वॉज वेरी रॉ, मुझे ये सब कुछ समझ में आता नहीं था, और सिस्टम में तो पहली बार जा रहे थे ना, जा रहे थे। उससे पहले तो कभी निकले ही नहीं थे बाहर। पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके नौकरी लग गई, नौकरी लग के अलग अलग न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिए, वहां से होके, क्योंकि हायर स्टडीज में क्या था तो कागजों की जरूरत पड़ी। तो जब कागजों की जरूरत पड़ी तो पता चला कि अच्छा यहाँ जाना होगा, थाने जाना होगा, कलेक्टर के पास जाना होगा, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाना हो। तब सपोर्ट था उस टाइम आपको? कुछ सपोर्ट था और किसी के द्वारा? कोई सपोर्ट नहीं, अकेले थे आप? मेरी माता जी थी, थे। मैं और मेरी मदर हर जगह साथ में जाते थे। पिताजी तो एक्सपायर हो चुके थे, उन्हीं के कागज लगाने थे, भाई भी नहीं था, तो हम दोनों निकलते थे सुबह से। और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि राजनीति में मैं आ गई, अन्ना आंदोलन हुआ, देश में युवा एक तरीके से एकत्रित हो ही रहा था, सिस्टम से हम सब जूझ रहे थे अपने अपने स्तर पर, और मन में एक भावना थी कि हम पढ़ लिख कर जब इतनी चप्पल घिस रहे हैं, तो जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास वो समझ नहीं है, जिसके पास वो रीच नहीं है, जिसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, उसकी क्या स्थिति बनती हो। सही बात है। और उस दिन से मुझे लगा कि कुछ नहीं तो दिन में 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि आप किसी ना किसी माध्यम से उनका सपोर्ट सिस्टम बन सको, उनको आप गाइड कर सको, उन्हें सही राह दिखा सको। और दिस इज हाउ मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल थॉट मेरे मन में आया कि अगर सिस्टम को चेंज करना है तो फर्स्ट यू हैव टू बी विद इन द सिस्टम। आप उसका जब तक पार्ट नहीं बनेंगे तब तक आप बाहर बाहर से ये नहीं सोच सकते कि हाँ इसे मुझे बिल्कुल बदल देना है। और इसीलिए यूथ को मुझे लगता है कि बहुत छोटी उम्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कुछ बनने के लिए नहीं पर देश में कुछ बनाने के लिए जरूर आना चाहिए। राजनीति आपकी विचारधारा किन मूल्यों पर आधारित है और आपको क्या लगता है कि भाजपा ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा योगदान क्या दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से कार्य कर रही है, विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। आज सनातन का परचम जो है जिस तरीके से फहराया जा रहा है, जिस गर्व के साथ फहराया जा रहा है, आज कुंभ का मेला लगता है तो उसमें स्नान करने के लिए जो आस्था का स्नान है, उसमें 65 करोड़ लोग देश से विदेश से सभी जगहों से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में हमारे अंदर हमारी स्व की भावना जागी है। 35 वर्षों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं रिन्यू होकर आ पाई, मोदी जी ने आके उसको किया।
हमारी जो खुद की मातृभाषा है उसको प्राथमिकता देते हुए, और मैं तो क्योंकि मध्य प्रदेश में रहती हूँ, कर्मभूमि है मेरी, मध्य प्रदेश में आज युवा जो है अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, माँ बोली में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। अन्य प्रदेशों में हम इसको देखते थे। आज उस भावना को लेकर बहुत गर्व के साथ में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से, चाहे प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हो, जिसका इंतजार हम लोगों ने इतने वर्षों किया है, हमारी आंखों के सामने बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, मैं सिख परिवार से आती हूँ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, कोई सोच नहीं सकता था, कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था कि हम वहां जाके दर्शन करके आ पाएंगे यहाँ पर। उज्जैन में बाबा महाकाल कॉरिडोर जिस तरीके से बना है, और इस प्रकार का अनेकों कार्य जो हैं, जो हमें हमारे संस्कार संस्कृति से जोड़ता है, वो सब आज शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के माध्यम से, भाजपा के संगठन के माध्यम से वो जन जन तक पहुंच रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस संगठन का एक हिस्सा हूँ, और लगातार हम उस भावना के साथ काम कर रहे हैं कि व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर राष्ट्र, और वो आपको हर कदम में दिखाई भी देता है। ग्रामीण जो उत्थान की भावना है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, चाहे उस तक अनाज पहुंचाना हो, चाहे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से यात्रा कराने की बात हो, आज वो महिलाएं, आप जाकर उनका हाल देखिए, जो धुएं में खाना पका पका कर अनेकों बीमारियां अपने अंदर वो माताएं लेकर जीती थी, आज उनको एलपीजी सिलेंडर मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। आज बहनें ड्रोन दीदियां बन रही हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे जा रही हैं। सर्वाधिक बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो जमीन से लेकर आसमान तक की अपनी यात्रा पूरी कर रही हैं। चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, मुझे लगता है ये मूल अंतर है जिसमें हर वर्ग को एक साथ लेकर चलना और उसको आगे बढ़ाने की भावना जो इस देश में आई है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चलने की भावना जो इस देश में आई है, ये सबसे बड़ा अंतर है। और ये आज कण कण में दिखाई दे रहा है हम लोगों को। क्या कभी आपको महिला होने के कारण राजनीति में भेदभाव का सामना करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये तो एक तरीके से समाज में विखंडन की भावना है। आप महिला पुरुष को लड़ा दीजिए, किसी एक को सुपीरियर बताइए, किसी एक को नीचे बताइए, या फिर बताइए कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ पर प्रतिभा है, जहाँ पर कुछ कार्य करने की इच्छा है, वहाँ पर समाज भी आपको आगे बढ़ाता है, आपके आसपास वाले भी आगे बढ़ाते हैं, और वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध आपके प्रारब्ध से, आपके कर्मों से वो होता ही है। देश के प्रधानमंत्री पुरुष हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पर आज आजादी के इतने वर्षों के बाद में अगर महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि 33% महिलाओं की जो आबादी है वो हमें संसद में दिखेगी, लोकसभा में दिखेगी, विधानसभा में दिखेगी। हम देख रहे हैं पहले से ही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही महिला को 50% का आरक्षण देकर आज पंच, सरपंच, पार्षद, महापौर बनाने का काम किया है। चारों तरफ हमको महिलाएं दिखाई देती हैं, हर क्षेत्र में महिला दिखाई देती है, और वो अब आपको विधानसभा, संसद में भी दिखाई देगी। हाँ, चुनौतियां, जहां तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि छोटी बड़ी चुनौती हम सबके जीवन में आती है, मेरे भी जीवन में आई है, और उसके लिए अपने कर्मों पे फोकस करना, अपने विजन को क्लियर रखना, और अपने जो एक राह आपने चुनी है उससे ना भटकना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप उस पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन ऐसा है
जो अंतिम छोर में बैठे हुए अपने कार्यकर्ता पर भी निगाह रखता है कि वो कितना परिश्रम कर रहा है और वो किस योग्य है, उसके अनुसार उसको कार्य मिले। जैसे कि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, तो आपके हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि महिला अपने आप में पहले से ही सशक्त, जन्म लेते ही आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, सबसे पहले अगर किसी का दर्शन हो तो हमारी माँ का हुआ और वो महिला है। जी। अगर मल्टीटास्किंग कोई है तो वो महिला है। वो घर भी देखती है, वो ऑफिस स्पेस भी देखती है, वो बिजनेस भी करती है, वो राजनीति के क्षेत्र में भी है, वो समाज सेवा के क्षेत्र में भी है और 360 डिग्री वो अपने मल्टीटास्क से लगातार आगे बढ़ रही। सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो ये है कि हम एक दूसरे को सहयोगी के तौर पर देखकर उनके साथ चलने का प्रयास करें। हेल्दी कंपटीशन हो, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो राजनीति का हिस्सा बने और कलरफुल हमारी विधानसभा हो और कलरफुल हमारी पार्लियामेंट हो, लोअर हाउस अपर हाउस। क्योंकि ये हमेशा देखा गया है, जब भी हम स्टडीज को भी देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, और क्योंकि हमारा अगर आप वैदिक काल देखेंगे, हमारा अगर आप संस्कृति को देखेंगे तो गार्गी, माँ अहिल्या देवी होलकर, जिन्होंने इतना अच्छा शासन चलाया, गायदिल्यू देवी, रानी लक्ष्मीबाई, वहां से लेकर सुषमा स्वराज जी, आज देश में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वित्त मंत्री के पद पर कोई महिला होगी और वहां पर निर्मला जी इतना अच्छा कार्य करेंगी। किसी ने कभी इस देश में नहीं सोचा था कि विदेश मंत्रालय जो है बहुत सुंदर तरीके से एक महिला चलाएगी और सुषमा जी ने वहां पे अपना लैंडमार्क स्थापित किया। किसी ने नहीं सोचा था कि रक्षा मंत्री एक महिला होगी और हमने देखा कि किस तरीके से निर्मला जी ने वहां पर अपना कार्य करके दिखाया है। आज सबसे छोटी पंचायत से लेकर देश का जो सर्वोच्च पद है, वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं और तो महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। और ये हर स्टडी ने दिखाया है कि लेस करप्शन अगर आपको सिस्टम में चाहिए तो महिलाओं को बागडोर दीजिए, मोर डेवलपमेंट आपको चाहिए तो आप महिलाओं को बागडोर दीजिए, सिस्टमैटिक कार्य चाहिए तो आप महिलाओं को वहां पर उस सिस्टम का हिस्सा बनाइए। अगर सबको साथ लेके सबको साथ लेकर चलने वाली कुटुंब की भावना से काम करना है आपको, तो महिलाओं को आगे साथ में लेकर चलिए। तो महिला हर जगह व्याप्त तरीके से है, बस उनकी सहभागिता बराबरी से हो, साथ में हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा वातावरण भी होगा और एक सिस्टमैटिक वातावरण। अच्छा, कुछ लोग हिंदुत्व को संकीर्ण सोच से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे भारतीय का प्रतीक मानते हैं। आपके अनुसार हिंदुत्व का सही अर्थ क्या है? देखिए, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें देश के स्व से डर लगता है। अच्छा। ये लगातार हमारे अंदर कभी हीन भावना लाते रहे, कभी टुकड़े टुकड़े की राजनीति करते रहे, कभी हिंदुत्व को हिंदू टेररिज्म में गढ़ने का प्रयास किया, कभी सैफरन टेररिज्म कहा, कभी हिंदू को मलेरिया कह दिया, कभी मच्छर कह दिया, कभी डेंगू कह दिया, कभी एड्स कह दिया, कभी कुंभ स्नान को ऑर्थोडॉक्स सोच बता दिया। हिंदुत्व एक साइंटिफिक और बहुत ही जैसे हम कहेंगे कि शोध के साथ में जो हमारी जीवन पद्धति है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो हिंदुत्व है। मगर उन लोगों को डर लगता है हिंदुत्व से, उन लोगों को डर लगता है सनातन से, जिनकी राजनीति में ये तुष्टीकरण अंदर घर करके बैठा हुआ है, जो बंद कमरे में कहते हैं कि भैया अगर 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो फिर हमारे दल का क्या होगा। ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं,
ये वो लोग हैं जो गौ सेवकों पर, संतों पर गोलियां चलाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इन्हें ये वो लोग कहने से अच्छा सीधा ये कहना ठीक होगा कि कांग्रेस की विचारधारा वो केवल देश में, समाज में, जातियों में बंटवारा करने की है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो हम सबको, हमारे देश को बचाने के लिए, हम सबको आपस में एक रखने के लिए बहुत जरूरी है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। क्या आपको लगता है राजनीति में धर्म और संस्कृति का स्थान होना चाहिए कि दोनों को अलग अलग होना चाहिए? नहीं, धर्म क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटीज कर रही हूँ, मेरा जो कर्म है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो धर्म है। बाकी तो सारी पद्धति है। आपकी पूजा पद्धति कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, आपका पंथ कुछ हो सकता है, मेरा पंथ कुछ हो सकता है। धर्म तो आपका मेरा सबका एक ही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो क्रिश्चियन है। और इन शब्दों को ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है। हम सबका धर्म एक ही है। हम सब एक हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हम सब इस भारत के वासी हैं। और मुझे लगता है कि पंथ हम सबके कुछ भी हो सकते हैं, और पूजा पद्धति उन पंथ को धारण करने का, उसको पूरा करने का, उसको अपनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे हम गौ संरक्षण की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी एक गौ भक्त है, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा गौ माता के बारे में बता सकते हैं कि उनका संरक्षण क्यों जरूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि गाय जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें एक साइंटिफिक रीजन उसके पीछे ये था पुरातन काल में कि एक तो दुधारू, ऊपर से कई प्रकार के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो वहां से शुरू होकर हमको प्राप्त होते थे। और संरक्षण के लिए हमने हमेशा पूजा के माध्यम से, उनके आदर के माध्यम से, कि आपसे हमें जो प्राप्त हो रहा है हम उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, और एक कृतज्ञता की भावना के साथ में हम आपको, माँ आपको दूध पिलाती है, बच्चे को पालन पोषण करती है उनका, उसी प्रकार से गाय जो जीव है उसने हमको एक प्रकार से जीवन देने का काम किया है। दूध के माध्यम से अनेकों जो पदार्थ, अनाज के अनेकों जो खान पान की चीजें उससे बनती हैं। और उस आदर की भावना को, उस साइंटिफिक रीजन को जो हमें उनसे प्राप्त हो रहा था, उसको हमने लेकर एक माँ का औधा गाय को दिया है। और उस भावना को समझते हुए मुझे लगता है कि हमने उनकी पूजा भी शुरू की, एक वो पद्धति भी दी, और एक कृतज्ञता भी उनके प्रति जो है हम लगातार पुराने समय से हमेशा उनके प्रति एक्सप्रेस करते आ रहे हैं। और यही मुख्य कारण है कि उनके संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि लगातार आज कहीं पर अगर गाय दूध देने लायक नहीं बची है तो किसान उसको छोड़ देता है, वो एक्सीडेंट में जान चली जाती है या उनकी तस्करी हो जाती है। कई लोग काट के इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे पर्यावरण है, जो भी हमें, जिनसे हमें जो प्राप्त हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेस, हमें कृतज्ञता उनके प्रति होनी चाहिए, और हम उस भाव को प्रकट करते हैं। क्या आपकी सरकार इसके लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर कई प्रकार के, जैसे गौशाला बनाने का जो है वो कार्य आदरणीय शिवराज जी ने भी किया, आज मोहन यादव जी भी लगातार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी पॉलिसीज भी बनाई है। डेयरी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं। साथ ही दूध के उत्पादन में कैसे मध्य प्रदेश जो है वो देश के अंदर टॉप लिस्ट में आए, उसको लेकर विजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सामने रखा है। तो अनेकों प्रयास उसको लेकर किए जा रहे हैं। साथ ही जो किसान आवारा पशुओं की तरह गाय को छोड़ देता है, उसको काउंसलिंग कैसे की जाए, उन गाय का संरक्षण किस तरीके से हो, इस पे भी कदम उठाए गए।
जैसे कि मैं देखता हूँ कि गऊ की तस्करी होती है तो मध्य प्रदेश में अलग कानून है, महाराष्ट्र में अलग कानून है, तो ये केंद्र में एक कानून क्यों नहीं बनता? अगर ये एक कानून बन जाएगा तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र की बॉर्डर पास है, तो यहाँ से तस्करी करके वो महाराष्ट्र में चले जाते हैं और वहां पे उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और वो दलाल से अपना काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये केंद्र में कानून होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए चीजें, लेकिन ये हो नहीं रही है प्रॉपर? नहीं, देखिए ये पॉलिसी मेकिंग जो है, या इसमें सरकार की गलती है कि जनता की? नहीं, जब केंद्र का कानून आप बात करेंगे तो फेडरल सिस्टम में हमें सभी प्रदेशों का जो है उस पे चर्चा करके उस पे पॉलिसी बनाकर उस पे इम्प्लीमेंट करना होगा। जी। और मुझे लगता है कि जिस प्रदेश की जो परिस्थिति है उसमें जो उनको लगता है कि यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, कहीं पर हो सकता है कि गौशाला पहले से हो, उतनी गाय की संख्या ना हो, तो डिपेंड करता है कि वातावरण क्या है, आवश्यकता क्या है, पॉलिसी किस तरीके से बनानी चाहिए। हर चीज केंद्रीय आधारित नहीं हो सकती और मुझे लगता है कि शुरुआत जो है वो तो स्टेट की पॉलिसी से ही होती है कि उस स्टेट की पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अनुसार कार्य किया जाता अच्छा, आज के युवा राजनीति में कनेक्ट तो होते हैं लेकिन वो एज अ करियर या मतलब वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाते, तो मतलब आपके हिसाब से मतलब वो कैसे कर सकते हैं, 100% अपना दे सकते हैं या कैसे अपनी भागीदारी उसमें निभा सकते हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से हम ऐसे अभियान देख रहे हैं अपने बीच में जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि प्रधानमंत्री के स्तर पर शुरू होगा। स्वच्छ भारत अभियान। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश ने उस अभियान को इतना आगे ले जाने का काम किया है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, लगातार 8-9 बार से इंदौर ने उस को हासिल किया है अवार्ड को। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कैपिटल के तौर पर भोपाल जो है वो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इच्छा होती है कुछ कार्य करने की किसी के भी मन में, तो प्रधानमंत्री जब ऐसी शुरुआत करते हैं और युवा वाकई उसमें जुड़ना चाहता है, समाज के कार्य को लेकर राजनीति के क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसे शुरुआत पहले खुद से करनी है। अगर वो कुछ खा रहा है, बिस्किट, केला, अमरूद, संतरा, तो हम क्या करते हैं यूजुअली कि हमने खाया, चिप्स खाए और खा के गाड़ी से पैकेट बाहर, तो गाड़ी तो स्वच्छ हो गई, सड़क का हमें कोई चिंता नहीं है। घर में कुछ खाया, कूड़े को डस्टबिन में डालने की जगह, गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेट करने की जगह हमने सब इकट्ठा किया, जाके घर के बाहर फेंक दिया। ये एक जनरल प्रैक्टिस थी। ऐसा नहीं है कि हम उसको जानते नहीं थे, हम में भी वो समझ। पर जब तक प्रधानमंत्री जी ने उसको इनिशिएट नहीं किया, हम उसको अपने जीवन में नहीं लेकर आए। कहने का मतलब ये है कि जो युवा है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, उसे भी ऐसे कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेने, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में। क्या वो स्वच्छ भारत का एम्बेसडर, सेल्फ स्वघोषित एम्बेसडर बन सकता है क्या? वो इससे अपने लीडरशिप स्किल को बाहर ला सकता है क्या? आज अनेकों योजनाएं भाजपा की, केंद्र की और राज्य सरकार की चल रही हैं, तो क्या वो उसको उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिसे उनकी आवश्यकता है? अगर उसका विजन क्लियर है तो 2 ऑप्शंस है कि एक, अगर वो ट्रेनिंग के माध्यम से जाना चाहता है तो इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकता है किसी लीडर के अंडर में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो नो कि संगठन कैसे काम कर रहा है भाजपा का, उसके साथ साथ में सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सेकंड, कि वो अपने क्षेत्र में ही एक्टिव होकर वहां पे ग्राउंड रियलिटीज को समझे और भाजपा की सदस्यता लेकर सीधा सदस्य बन के पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन जाए। हाँ, मैं ये जरूर आपके माध्यम से यूथ से कहना चाहूंगी कि जो भी युवा राजनीति में आना चाहता है, वो राजनीति में उन फैंसी गाड़ियों को देखकर, उस लाल बत्ती को देखकर ना आए या पीछे के उस क्राउड को देखकर ना आए।
क्योंकि जितना फैंसी दिखता है ये उतना फैंसी है नहीं। 24/7 365 डेज आपको जनता के समक्ष रहना है, और ये भारतीय जनता पार्टी में तो आपको निरंतर जनता के समक्ष रहना। यहाँ पर कांग्रेस की तरह बरसाती मेंढक बनकर नेता बाहर नहीं निकलते कि चुनाव आया तो आपने बाहर निकला। प्रतिदिन दुख में सुख में संवाद के लिए, मिलने के लिए संपर्क बहुत आवश्यक है और ये करना बहुत जरूरी है। तो जो भी यूथ आना चाहता है वो खुद बनने के लिए ना आए, हाँ समाज को बनाने के लिए जरूर सकता है। सोशल मीडिया का दौर चालू है, तो सोशल मीडिया ने राजनीति में कितना बदलाव लाया, या सोशल मीडिया राजनीति के लिए एक वरदान है या उसको गंदा करने का एक तरीका है? देखिए, एक बचपन में मुझे याद आ रहा है कि शायद 4th स्टैंडर्ड में ये ऐसे लिखने के लिए आता था निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हाँ, तो जितना विज्ञान है उसमें डिसाइड आपको ही करना है कि आप उसको वरदान की तरह लेकर चलने वाले हैं या अभिशाप बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम सोशल मीडिया जब स्क्रॉल करना चालू करते हैं, और यूथ खास तौर पर, अगर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया तो घंटों आप उसकी रील में निकाल दो। तो रीडिंग हैबिट चली गई, परिवार के साथ बैठ के बातचीत करने की आदत चली गई, आपके घर टूटने लग गए, अगर बच्चे और माता पिता तो उनमें डिस्टेंस आने लग गया है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो पढ़ाई हो रही है या आप सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर। और उसी प्रकार से राजनीति के लिए भी ये वैसा ही है। हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, और खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमेशा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे वो प्रधानमंत्री बने। आज हमारा देश डिजिटलाइज हो गया है। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया ठप हो गई थी तो प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया, हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाने का काम किया, और डिजिटल जिस तरीके से देश को किया, उस पे विपक्षी दल हो या बाहर के कंट्रीज हो, वो प्रश्न पूछते थे कि भाई आपके यहाँ पर तो इतनी आबादी है, उसमें इतने शिक्षित हैं, इतने अशिक्षित हैं, आपका ये डिजिटल माध्यम से पेमेंट्स कैसे होंगे? और आपको हैरानी होगी कि जो डेवलप कंट्रीज हैं आज, वो भारत में आके G20 जब प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो यहाँ आके हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ आगे बढ़ गए। कैसे हमारा रेडी पटरी वाला, कैसे हमारा सब्जी बेचने वाला, कैसे हमारा चाय बेचने वाला, और कैसे वहां से लेके बड़े से बड़े उद्योगपति तक ट्रांसपेरेंसी के साथ में खाते में ऑनलाइन माध्यम से पैसा भेज रहे हैं। भाजपा वो दल है जिसने कोरोना काल में सबसे पहले डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन बैठ के करना चालू की, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट किया, जनता से कनेक्ट किया, ऑनलाइन रैलियां की। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक तो पहुंच रही है, अपनी पॉलिसीज भी पहुंचाने का काम कर रही है। और जो, क्योंकि अभी 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, पहले न्यूज़पेपर जब तक था या न्यूज़ चैनल्स जब तक थे, तब तक सिर्फ आपके पास एक खबर जो आती थी आप उसको ग्रास्प करते थे और ओके। पर सोशल मीडिया आने के बाद से अब जो भाजपा कर रही है या जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसका फीडबैक भी तत्काल आ रहा है, और उसको ग्रास्प करके क्या नवाचार भाजपा कर सकती है दल के अंदर, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, वो भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर वरदान है। पर दूसरी ओर जहाँ पर कांग्रेस जैसे दल या अन्य जो लोग हैं जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं, जो टूल किट एजेंडा चलाते हैं, वहां पे वो अभिशाप है। क्योंकि कई बार मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन से पहले पहुंच जाती है, और उसको करेक्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा कि एक फेक वीडियो
हाँ। आदरणीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आरक्षण को लेके चलाते, ये ऐसे बनाया। एआई से बनाया हो। हम्म। और इस प्रकार के अनेकों प्रयोग जो है वो कांग्रेस ने और अन्य दलों ने किया है। जिस दल ने बाबा साहब के विचार को लगातार सुदृढ़ करने का काम किया, पंचतीर्थ को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके नवनिर्माण का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी है। पर हमने देखा कि एआई और डर्टी माइंड ट्रिक्स जो है उसके माध्यम से सोशल मीडिया को अभिशाप पे बनाने का काम कुछ लोग करते हैं। आप भारत के भविष्य को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं, या कोई ऐसा बदलाव है जो आप देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि भारत का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। जिस तरीके से आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ड्रोन दीदी, स्व सहायता समूह और खादी जो हमारी पहचान थी, उसको हमने पुनः अपनाने का काम किया है, खुद पे गर्व करने का काम किया है। तब से हम लगातार उस दृष्टि में भी अंतर देख रहे हैं जो विश्व हमें जिस तरीके से देखा करता था। और एक गर्व की भावना पुनः हम लोगों में आ रही। मुझे याद आता है कि मोदी जी ने वो एक संस्मरण है, एक किस्सा है विवेकानंद जी का, कि विवेकानंद जी विदेश गए, वहां पे उन्हें कुछ लोग लेने के लिए आए। तो जब वो आए लेने के लिए तो उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा कि विवेकानंद जी, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? विवेकानंद जी ने कुछ कहा नहीं। अब इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि विवेकानंद जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी कैसे हैं आप? विवेकानंद जी ने कहा कि आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग? अब ये सारे कंफ्यूज कि भाई इंग्लिश में पूछा तो जवाब नहीं दे रहे थे, अब हिंदी में पूछ रहे हैं तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। अच्छा विवेकानंद जी क्यों ऐसा? तो वो कहते हैं कि जब आपने मेरी मातृभूमि को, जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया, तो मैंने आपकी मातृभूमि को, मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया। और एग्जैक्टली यही मुझे लगता है कि अब मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम अपने आप से भाग रहे थे, हम अपने विचारों से, अपने संस्कार संस्कृति से भाग रहे थे। जो हमारा था, जो हमारी कला, हमारी संस्कृति थी, हम उससे भाग रहे थे। कोई बाहर से आता था तो हमने एक ट्रेडिशन बना लिया था कि कोई ब्यूरोक्रेट आया है, कोई नेतृत्व बाहर के देश से आया तो हम उसे ताजमहल देकर भेजते थे। अब वो आता है तो गंगा जी की आरती भी करता है, अयोध्या जी के दर्शन भी करता है और साथ में गीता जी भी लेकर जाता। तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए ये एक स्वर्णिम काल है जिसे हमें निरंतर आगे लेकर चल। एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए, महिलाओं के लिए और स्पेशली यूथ के लिए? हम सब में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को कहीं मुझे लगता है कि हम पहचानने में या तो देर कर देते हैं या उसे करियर के तौर पर देखने लग जाते हैं। और आज जो भेड़चाल है वो सिर्फ करियर की है। फिर से एक उदाहरण के साथ में मुझे लगता है कि मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूंगी। एक हमने कहानी बचपन में बहुत सुनी है, वो कछुए और खरगोश वाली। तो खरगोश और कछुए वाली कहानी में क्या होता है कि खरगोश सो जाता है और कछुआ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते रहता है, मंजिल पे पहुंच जाता है। अब वो खरगोश जो है वो एक दिन मुझे भी मिल गया। तो खरगोश से मैंने पूछा कि भाई तुम सो गए, तुम तो हार गए उस रेस को। तो उसने कहा कि नहीं, मैं हारा नहीं, मैं आराम कर रहा था, मैं सोच रहा था। मैं उस समय रुका, मैं रुक के आसपास में एक तालाब था, उस तालाब में गया, मैंने वहां पर डुबकी मारी तो वहां मछलियां भी मुझसे पूछ रही थी कि तुम रेस में दौड़े नहीं और तुम सो गए, देखो वो आगे निकल गया, वो जीत गया। तो आज के समय जो ये रेस है, ये करियर की रेस है। हर कोई मॉनेटरी उसके लिए, पैसा कमाने के लिए,
लगातार दौड़ रहे हैं। अच्छा, पैसा कमा के क्या करोगे? आराम करेंगे, लग्जरी गाड़ी लेकर आएंगे, फिर क्या करोगे? बस यही करेंगे। तो ये तो आराम करके भी उपलब्ध हो जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। पॉज लेने की जरूरत है, थोड़ा सा झपकी लेके रुकने की आवश्यकता है। जो आप हैं उसको जगाने की आवश्यकता है। और इस आपाधापी के साथ में हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उस स्किल को अप करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं यूथ से यही कहूंगी कि ये जो लगातार दौड़ चल रही है, रोज उस दौड़ में चल रहे हैं हम, ये करने के लिए, वो करने के लिए। आज छोटे छोटे बच्चे, हर किसी को फर्स्ट आना है, सुबह स्कूल जाना है, आने के बाद क्लासिकल डांस सीखना है, शाम हो गई तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने जाना है, रात हो गई तो ट्यूशन की टीचर आ गई है, और फिर उसके बाद अगर एक आध घंटा कोई बचा तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो इसकी बजाय मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स की जगह, जिसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको रुक के, सोच के, समझ के आगे बढ़े। और अगर समाज में, देश में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो छोटी छोटी शुरुआत खुद से करें, उसका हिस्सा बने, और निश्चित तौर पर ज्यादा बड़ी संख्या में यूथ को एक नए फ्रेश जो विचार है, इसको राजनीति और सामाजिक सेवा में आना चाहिए। मेरा खास तौर पे एक ही संदेश। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू अशोक जी।